हमारे साथ राजेश बिष्ट भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, रजिया बेग जी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आपके पास आऊंगी। पहले आपका क्या रुख है, ये जो अमेंडमेंट होने वाला है वक्फ बोर्ड बिल पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? शॉर्ट में आपका वक्तव्य। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया। रजिया बेग जी, अधिवक्ता होने के नाते ये जो अमेंडमेंट की बात कही जा रही है उसे आप कैसे लेती है? शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में संशोधन की बात है जी, मेरी कोई भी संशोधन अगर होते हैं तो उसका एक मसौदा होता है। आप पहले से एक एक्ट बना हुआ है, वक्फ एक्ट है हमारे पास और कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन जब हम भाजपा गवर्नमेंट में इस बात को सुनते हैं तो वक्फ कहने मात्र से ही पूरे देश का मुसलमान ये समझ जाता है कि नीयत क्या है, सरकार की नीयत क्या है। और ऐसी नीयत लेके और ऐसे एक्ट पे अमेंडमेंट लेकर आप आएंगे और इससे पहले जो भी आपने एक विशेष तबके को लेके जो भी कार्य किए हैं आज तक के, चाहे वो 3 तलाक से रहा हो या और दूसरे कोई मुद्दे भी थे, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। और मात्र ये वक्फ कहने से कि एक मुसलमान से जुड़ा हुआ शब्द है, आप क्या लेकर आएंगे उसके अंदर? मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या अमेंडमेंट होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे अमेंडमेंट होंगे जो किसी को भी या मुस्लिम समाज के लिए कोई घातक ही होंगे। जी, जय सिंह रावत जी, सर आपका क्या टेक है इस पूरे अमेंडमेंट की जो खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, एक सच्चाई तो ये है कि समय के साथ कानून परिस्थितियों के साथ बदलाव करना पड़ सकता है, सरकार को यह जरूरत भी होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी सच्चाई ये है कि मैं यही देहरादून में देखता हूँ, कितने मेरा जो अनुभव है, अब लोगों को या मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, 2 गज जमीन दफन होने के लिए नहीं है। हर एक कब्रिस्तानों पर कब्जे हो गए हैं, कहीं वहां उसके बन गए हैं, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। इधर एक तो त्यागी रोड की तरफ था, उधर भी शायद बंद करना पड़ा। फिर धर्मपुर में है, कई ऐसे हैं कि खोदो तो वहां नीचे से मांस समेत हड्डियां निकल रही हैं, क्योंकि इतनी वक्फ प्रॉपर्टी थी, सबका लोगों ने क्या कब्जा कर दिया। इसमें कोई एक तबके के नहीं, कई तबके के लोग थे, और उसमें जो पॉलिटिकल जो दखलंदाजी रही है, कई लोग है ना वक्फ बोर्ड का में आने के लिए तो बिल्कुल लालायित रहते हैं, बड़ा सिफारिश करते हैं, बड़ा तिकड़म करते हैं ताकि यहाँ वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों का खुर्द-बुर्द किया जाए। तो ये गंभीर मसला है कि हमारे सब, यही मुझे लगता है देहरादून में ये वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को दफन होने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुछ न कुछ सख्ती तो जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार का मोटिव क्या है। अब तक तो जो लगते हैं, जैसे यहाँ यूसीसी है और सारी चीजें हैं, उसमें मोटिव साफ लगता है कि हाई पैदा करना है। एक तो ये लगता है। दूसरा जो प्रचारित किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होती। एक्ट आया नहीं है, पहले से ये चलाना शुरू कर दिया। ये लॉ ऑफ द लैंड कैसे वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात ये है कि किसी भी संपत्ति को कल वक्फ बोर्ड कहेगा राष्ट्रपति भवन हमारा है, क्या इज इट पॉसिबल? ये भी प्रचार कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक समझा जाए कि वक्फ जो संपत्तियां कौन है? लोग अल्लाह के नाम पर जो दान दिया जाता है, अल्लाह के नाम पर वो की संपत्तियां हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए ये वक्फ बोर्ड होता है। और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एपेक्स बॉडी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, जो 1964 के एक्ट के हिसाब से है, उस हिसाब से है। तो बीच में इस तरह अफवाहें फैलाना साहब कि वक्फ बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ये कैसे कर सकता है? कुछ भी कैसे कर सकता है? ठीक है। वक्फ बोर्ड केवल अपनी प्रॉपर्टीज को क्लेम कर सकता है, और क्यों नहीं करेगा? सारे लोगों ने कब्जे कर दिया वो। अब उनमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जिन्होंने खुर्द-बुर्द किया है उसको, उस प्रॉपर्टी को किया, क्योंकि वो खुद वक्फ बोर्ड के नेता बने, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी बने,
तो वो तब दाएं बाएं उन कर दे। लेकिन यही स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, कहाँ है वो आज? जी यही कालिदास पर रोड पर थी, पूछिए किसने कब्जा किया उसको? ठीक है सर, उस पे भी कालिदास चर्चा रोड में की जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की प्रॉपर्टी है, वो किसने कब्जा किया? तो उन यही लोगों चर्चा का के विषय है। चेहरे भी तो होने हैं उस पर, लेकिन ये सारी चीजें मैं कहूँ बदलाव हो, समय के साथ हो, लेकिन सरकार का इरादा बिल्कुल नेक हो तो बदलाव की तो जरूरत होती है ना, कहना ये बात है। लेकिन अफवाह फैला के काम नहीं चले। ठीक है राजेश बिष्ट जी, सरकार जल्द ही इस बिल को जो है टेबल करने वाली है, आप क्या कहेंगे? आपकी तो सरकार दोनों राज्य में भी है और केंद्र में भी। दिव्यदर्शिनी जी, इस बिल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सन 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल पारित हुआ और तब से लेकर 2013 तक जब तक यूपीए की सरकार रही, समय समय पे वक्फ बोर्ड की जो ताकतें थी वो असीमित कर दी गई। ये मामला उठता कैसे है? ये मामला इस तरह से उठता है जब जो जमीन का मालिक है वो दर दर भटकता है और वो ये साबित करने पे को मजबूर होता है कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन को घेर लिया है, कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड की जो ताकतें थी 2013 तक, जब तक यूपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जितनी ताकत वक्फ बोर्ड को देनी थी उतनी ताकतें उन्होंने समय समय पर दी और कई संशोधन हुए समय समय पर। आज अगर एनडीए की सरकार कोई संशोधन कर रही है और वो बिल अभी टेबल तक नहीं आया और हम लोग कयास लगाने लग गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के खिलाफ होंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये तो बिल आने के बाद उसमें संशोधन में क्या चीजें आ गई हैं, किन किन चीजों पे एक्ट चेंज हो रहा है, क्या उनके पक्ष में जा रहा है, क्या उनके खिलाफ जा रहा है। जब वो बिल आएगा, टेबल पे होगा, तो उस पर चर्चा लंबी हो सकती है। लेकिन आज अगर हम अपने मन से कयास लगाने लग जाएं कि एक संप्रदाय के ही खिलाफ जा रहा है बिल, ये बिल्कुल ठीक नहीं। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा आपको जी। अभी जो मैं पढ़ पाया या देख पाया उसमें मुझे ये समझ आया कि वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख संपत्ति है और इसका क्षेत्रफल 9.4 लाख एकड़ है। और जब हम इस संपत्ति को किसी सरकारी एंटिटी के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भारतीय सेना के पास, जो हमारे पास भारतीय सशस्त्र बल हैं और रेलवे है, इनकी जमीन के बाद तीसरे नंबर में वक्फ बोर्ड के पास इस देश के अंदर जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों की तुलना में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और ऐसा क्यों है कि वक्फ बोर्ड को अगर कोई, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि कल को एक कहने लग जाए राष्ट्रपति भवन मेरा है, तो इनको ऐसी ताकत क्यों मिली हुई है कि राष्ट्रपति भवन पे कल को कब्जा कर लेंगे? और उसके लिए दूसरे को कहीं अपील करने के लिए जाने की जगह नहीं है, कोई फॉरम ऐसा नहीं है जहां पे वो व्यक्ति जाके अपील कर सकता है। तो इन सब चीज पे जो निरंकुश हो गई है जो ताकतें, तो उन ताकतों को कहीं ना कहीं अगर अंकुश में लाने की कोशिश की जा रही है और सही चीज को फैक्टफुली ठीक करने की कोशिश की जा रही है, अगर यूपीए गवर्नमेंट में समय समय पे बिल लाके संशोधन किया जा सकता है, तो एनडीए के शासन में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो उस पर सवाल क्यों? ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, बिल को आने दीजिए, क्या उसके अच्छे और बुरे परिणाम होंगे उसको देख के बात करेंगे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आप लोगों की सरकार ने जो गलतियां की थी उसको रेक्टिफाई एनडीए की सरकार कर रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, सवाल क्यों जो शब्द बोला आपने, सवाल इसलिए क्योंकि आपकी मंशा ही गलत होती है। आपने आज तक कोई ऐसा काम किया नहीं कि आप पे हम विश्वास कर सकें, आप विश्वास के काबिल ही नहीं हो, तो सवाल तो इसलिए होते हैं। और बहुत बढ़िया बोला हमारे जय सिंह रावत जी ने, बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर ऐसा ही मतलब एक ना माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि मतलब देश के अंदर कोई आतंकवादी घुस गए हो, मतलब ऐसा माहौल घेर देंगे, होता है कल तुम्हारा घर चला जाएगा, तुम्हारे घर पे कब्जा हो जाएगा, वो घंटा घर भी उनका हो जाएगा, ये मंदिर होता है राम मंदिर वो घेर देंगे, क्या पता हमारा बद्रीनाथ घेर देंगे, मतलब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक सब कुछ घेर दिया होता, आपके पास कुछ ना होता। तो ये जो माहौल क्रिएट करने की बात है, इसको लेके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, संशोधन निश्चित हर चीज में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, वक्त के हिसाब से संशोधन होते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देख लीजिएगा,
अगर एक समय 486 कंप्यूटर चलता तो आ जाता था, लैपटॉप आ गया, आज छोटे मोबाइल आ गए। तो ये तो संशोधन है, ये तो उसमें चलता है, तो इंसान में क्यों नहीं है और कानून में क्यों नहीं? सब जगह संशोधन की जरूरत पड़ती है, संशोधन चलता है और होना भी चाहिए। लेकिन एक माहौल क्रिएट कर देना कि गरीब आदमी को, एक आम आदमी को एक माहौल के तहत बताना कि इन पे असीमित शक्तियां हैं, इन शक्तियों से जो है आपका घर भी कब्जा सकते हैं ये लोग, तो ये माहौल क्रिएट करना एक अलग चीज है। तो इसका विरोध है, विरोध इस बात का नहीं है। आप पे जरूर, अगर आप कुछ संशोधन कर रहे हैं तो आप पे कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, आप पे ऐसे प्रूफ भी होंगे जिससे आपको लगा होगा कि इन्होंने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया। निश्चित ही चर्चा का विषय है, इस पे चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो विपक्ष के नेता के नाते हमारे राहुल गांधी जी भी उसमें होंगे। वो कोई अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ। अब अन्याय वो समय गया जब आप लोग अन्याय कर देते थे, आज अन्याय होने नहीं दिया जाएगा किसी भी पक्ष के साथ, चाहे कोई भी हो। देश का नागरिक जो है पहले देश का नागरिक है, उसके लिए पहले देश है, उसके बाद कुछ और है। तो किसी के प्रति अगर आपकी गलत सोच है तो उस सोच को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और निश्चित हर वर्ग, हर तबके के साथ, हर निचले से निचले तबके के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और बिल्कुल खड़ी रहेगी। बिल्कुल, संसद में नेता प्रतिपक्ष के आने से कॉन्फिडेंस जो है विपक्ष का अलग ही लेवल में बढ़ गया है। गिल्डियाल जी, आपके पास आऊंगी, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, सबसे पहले तो अगर इस पे एक्सपर्ट राय देनी हो तो शायद मैंने अभी पढ़ा नहीं है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि क्या संशोधन इन लोगों ने किया है। लेकिन जो चीज मैंने मतलब मुझे पता लगी है वो ये पता लगी कि बेसिकली वक्फ बोर्ड जो होता है वो शोषित जो मुस्लिम समुदाय होता है उनके लिए बनता है, और उन्हीं लोगों की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि इस तरह की कुछ समस्याएं हो रही हैं, जिसके लिए ये करना ठीक है, जरूरी भी था। लेकिन होना ये चाहिए था कि आप जिस तरह से आनन फानन में कोई बिल लेके आते हैं, आनन फानन में कोई कानून की बात करते हैं, तो उससे धार्मिक उन्माद बढ़ता है। होना ये चाहिए कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके इस पे डिस्कशन होना चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन हो, जिससे कि जो हमारा मुस्लिम समाज है वो भी इस चीजों को समझे या वो भी अपनी बातें समझाए। इससे क्या होता है कि जो एक धार्मिक उन्माद की जो मैं बात कर रही हूँ, जो मंशा हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं कि वो किस तरह से इस बिल को लेके आ रही है और किस तरह से इसको प्रचारित कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जो दुर्भाग्य रहा है वो हमेशा ये रहा है कि जब भी धर्म की बात होती है तो आप देखेंगे कि कांग्रेस एक पलड़े में नजर आता है और भाजपा एक पलड़े में नजर आती है। कभी भी ये लोग एक हेल्दी डिस्कशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो डिस्कशन नहीं हो पाता है इन चीजों में। और जब हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है तो जो समाज के भले की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वो चीजें कहीं दब जाती हैं। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हर बोर्ड के लिए, हर ट्रस्ट के लिए, हर किसी के लिए। इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी पीएम केयर फंड, आप आरटीआई के अंदर ही नहीं है, तो इस तरह से कोई फंड आप बना रहे हैं, आप उसमें भी आरटीआई के अंडर उसको लीजिए, उस पे भी बात करिए आप। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि इसमें महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें जो भी राजस्व आ रहा है उसका ऑनलाइन डिटेलिंग हो, इसका जो इसकी जो संपत्ति है उसकी तलाश चेकिंग होगी। तो मेरा सवाल तो ये भी है कि मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर समिति की अभी बात आई थी, उसमें कितनी महिलाएं आपने रखी हैं? आप जो बात कर रहे हैं कि सारी संपत्तियों की जांच होगी, हमारे नेताओं की संपत्तियों की कितनी जांच होती है? इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी कोई धर्म की बात आ रही है तो इसको एक हेल्दी डिस्कशन की तरह तौर पे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, सबके लिए एक जैसी आउटलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तक ये बिल टेबल नहीं हुआ है, खाली कयास लगाए जा रहे हैं और उसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो जल्द ही रखा जाना है संसद में। किस तरीके के संशोधन उसमें होने वाले हैं, ये अभी चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अभी तक पता चला नहीं है कि एक्चुअल ड्राफ्ट है क्या, किस तरीके से संशोधन किया जाएगा। लेकिन रजिया बेग जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो कहा जा रहा है कि होगा कि यहाँ पर महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जो आज तक वक्फ बोर्ड में नहीं था उसको किया जाएगा। क्या आप इसके पक्ष में हैं? इसके अलावा जो मेजॉरिटी ये समझी जाती है कि जो जमीनों पर कब्जा, अंधाधुंध कब्जा जिसको कहा जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए है, मॉनिटरिंग होने के लिए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? जो महिलाओं वाली बात है, तो 2013 के अमेंडमेंट में महिलाओं के लिए सीट्स रखी गई थी, आरक्षित है, और तब से अब तक पिछले वक्फ बोर्ड में भी थी, इस वक्फ बोर्ड में भी है, महिलाएं उसमें है, कोई नई बात करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में तो महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना, महिलाओं के लिए तो और बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक ये हवा बना के कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को जो है सीट्स उनके लिए रखी जाएंगी, आरक्षण रखा जाएगा उनके लिए, ये सब फिजूल की बातें, वो पहले से ही पढ़ के नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात कि कब्जे वाली कि कब्जे हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूरा देश एक बात पे लग गया है कि बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जे और ये वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस तरीके अनऑथराइज कब्जा अपना कर ले रही हैं। पहले तो हमें वक्फ की परिभाषा को समझना होगा। वक्फ का मतलब होता है कि कोई संपत्ति, कोई आदमी अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति वो गिफ्ट कर देता है और उस संपत्ति पर तमाम यतीमों, गरीबों का और जो डेवलपमेंट हो सकता है किसी के लिए, उनका अधिकार हो जाता है। तो कब्जे की कोई बात नहीं है। फिर मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी सुन रही थी शादाब शम्स वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, आप कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा वक्फ बोर्ड है जी। तो मैं सरकार से भी ये जवाब तलब करना चाहती हूँ और चेयरमैन साहब से भी, आप भ्रष्टाचार के अड्डे पे जाके क्यों बैठे? आपको किसने बिठाया जी? आप इतनी सारी अपनी जमीर को मार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, उस भ्रष्टाचार के अड्डे पे बैठते हैं, आप तमाम तरह से धिक्कार कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, फिर आप उसी में बैठे हैं। सरकार ने आप ही को चुना,
फिर आपको मेरे ख्याल में 2-2.5 वर्ष हो गए हैं बैठे हुए, आप जिन लोगों को धिक्कार रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं वक्फ बोर्ड में बैठकर, तो आप बताएं मुझे कि आपने क्या कर लिया वक्फ बोर्ड में बैठकर? आपको तो सीट पे चेयरमैन बना के बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड वो सरकार ही करती है। जो वक्फ बोर्ड का सेक्शन 14 है उसके तहत आपका अपॉइंटमेंट होता है, आप नॉमिनेटेड होते हैं या आप इलेक्टेड होते हैं। 2 तरह की कैटेगरी के अंदर आप आते हैं कि आप किससे आए हैं। तब आप उस भ्रष्टाचार के अड्डे पे बैठ रहे हैं। 2-2.5 साल के अंदर आपने भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए होंगे। सरकार क्या उन अड्डों पे, वक्फ बोर्ड के उन अड्डों पे अपने भ्रष्ट लोगों को बिठाती है? क्या सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती है? और अगर सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप ये अमेंडमेंट किस लिए करने जा रहे हैं? किस बात का अमेंडमेंट है? आपका क्या लेना चाह रहे हैं? एक बात बड़ी जोर शोर से कही जा रही है, बहुत जोर शोर से कि सरकार जो है इसमें कई जमीनों के लिए है जो उसमें रोक लगेगी और ये लगेगा वो लगेगा। अरे कैसा रोक लगाना चाहते हैं आप? सरकार लेके बैठी, वक्फ बोर्ड की मैक्सिमम संपत्ति सरकार के पास है। आप रिलीज क्यों नहीं करते उस संपत्ति को? अब तमाम तरह से केसेस चलते हैं, जमीनें खाली कराई जाती हैं और जहां तक दूसरी पार्टी को मौका देने की बात है, हम तमाम तरह से, मैं भी वक्फ बोर्ड में रही हूं और मैं 10 साल में वक्फ बोर्ड में रही हूं। हमने भी देखा है किस तरीके से जो गवर्नमेंट में आप नैनीताल की बात कर रहे थे, तमाम जो बस स्टैंड है वो सारा का सारा वक्फ बोर्ड का है। वक्फ के लिए आपको जो बंदा अपनी संपत्ति को वक्फ करता है उस संपत्ति को आप नहीं कह सकते हैं कि ये कब्जे की संपत्ति है। अब कब्जे की संपत्ति कैसे हुई कि मैं अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम वक्फ कर रही हूँ किसी संपत्ति का, तो वो कब्जे की कैसी संपत्ति हुई? लेकिन रजिया जी, ऐसे भी केसेस आए हैं जिसकी वजह से अमेंडमेंट हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे केसेस हैं जहां पर जो मालिक है वही कह रहा है मैंने चैरिटी नहीं करी, मैंने दान नहीं दिया, लेकिन वक्फ उस पर कब्जा किए बैठा हुआ है। ऐसा 2022 में तमिलनाडु में मामला आया था, एक बार दिल्ली हाई कोर्ट से भी इस तरीके का मामला आया था। बेशक ये हो सकता है कि कोई ऐसी संपत्ति हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरा की पूरी वक्फ संपत्ति है इसी से लेस है। हो सकता है एक आध संपत्तियों में ऐसा हुआ हो और वो गलत है। अगर किसी ने वक्फ नहीं की है तो वक्फ बोर्ड को कोई राइट नहीं है कि उस संपत्ति पे अपना कब्जा दिखाए। या देहरादून में या हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ ऐसी संपत्तियां हो सकती हैं, पर वो गिनी चुनी होती है, उसको एमिकेबली भी निपटाया जा सकता है, वक्फ बोर्ड भी निपटा सकता है। और मैं तो बल्कि शुरू से इस बात को कह रही हूँ, किसी की 1 इंच भर जमीन भी वक्फ बोर्ड ना रखे और अपनी 1 इंच भर भी जमीन किसी को ना लेने दे। ये वक्फ बोर्ड के रूल्स होने चाहिए, इस बात के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी वक्फ की संपत्ति है वो सारी कब्जाई हुई है? एक में किसने दिल और लगन से अपने मरने के बाद, या मैं चाहूंगी कि मेरी संपत्ति किसी के काम आ जाए, आप जाके उसमें झगड़े फिसाद कर रहे हैं। जो चेयरमैन सरकार बिठाती है, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वक्फ बोर्ड को सरकार, उस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी बात होती है इसमें, जितने उसमें सीईओ वगैरह होते हैं वो सरकार के नुमाइंदा होते हैं, क्यों नहीं जांच करते हैं उसमें? क्यों फेयर जांच नहीं होती है? तो सरकार का फॉल्ट है या जनता का फॉल्ट है? बिल्कुल, किसका फॉल्ट होता है? बिल्कुल। राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है जब बिल टेबल होगा, जाहिर सी बात है तमाम डिटेल्स उसके बाद पता चलेंगे, लेकिन इनिशियली जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्या हो सकता है उस पर चर्चा है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का वर्जन भी हमने सुना, उन्होंने कहा ठीक है आप वक्फ बोर्ड पर कर रहे हैं, लेकिन पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति या जो तमाम धर्मस्थल हमारे हैं जिन पर सरकार का कब्जा है, पहले उस पर भी ध्यान दीजिए। यानी कि इसमें भी विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, धर्म बीच में आ रहा है। धर्म अपनी जगह पे, दिव्य दर्शनी जी, अपनी जगह पे कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, अपनी जगह पे ठीक हो सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र में सिर्फ धर्म से चीजें नहीं चलती, सिर्फ भावनाओं से चीजें नहीं चलती हैं। नियम, कानून, अधिकार जो लोकतंत्र तय करता है, संसद के अंदर चुने हुए सांसद तय करते हैं, उनके हिसाब से तमाम तरह के अमेंडमेंट्स, तमाम तरह के बिल्स आते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी मैं रजिया दीदी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें 1 इंच भी किसी के पास ज्यादा है तो वापस करनी चाहिए, 1 इंच भी अगर हमारी है तो उसे लेनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस देश के अंदर सरकार ने वक्फ बोर्ड की काफी जमीनों को अपने पास रखा हुआ है जिसे रिलीज करना चाहिए।
अब इसमें दो बातें मुझे समझ आती है। पहली बात तो ये समझ आती है कि एक तरफ तो हमें ये दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो इस हिसाब से जब इतनी संपत्ति होने के बाद भी अगर सरकार ने कोई जमीन कर रखी है तो सोचिए आधा देश तो वक्फ बोर्ड का हो गया। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारी संपत्तियां बिल्कुल ठीक है, कोई संपत्ति खराब नहीं है, जिसने दिया अपना डोनेट करके दिया, तो घबराने की क्या जरूरत है। अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी से अगर उस चीज को नोटिस में लाना चाहती है, उसको ऑनलाइन करना चाहती है, उस जमीन की अगर कोई जांच होने की बात होती है, आगे कोई जमीन ली जाती है, उसको जांच के बाद दी जाए, तो इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन राजेश बिष्ट जी, आपने रजिया जी को ये कहते हुए भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन है वो भी सरकार चुनती है, वो भी सरकार वहां पे बैठाती है, प्रशासनिक नुमाइंदे उसमें होते हैं, तो अगर कोई गड़बड़ झाला है तो उस स्तर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जाएगा दिव्यदर्शिनी जी, इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल आया है। जितनी बारी अमेंडमेंट पहले हो चुका है, एक अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, रिकॉर्डेड हो जाएंगी, चाहे अकाउंट्स है, उनकी मैनेजमेंट है, चाहे उनकी जमीनों की देखरेख है, कब्जे की जमीनें हैं, ली गई हैं, दी गई, वो सारी सबके सामने आएंगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में एक बहन हमारी बैठी है यूकेडी से, उन्होंने कहा बीकेटीसी में कोई महिला नहीं है। आप भी यहाँ पे बैठी हैं, मोबाइल भी सबके हाथ में होगा, एक बारी थोड़ा मोबाइल को अगर स्क्रॉल करेंगे बीकेटीसी के मैनेजिंग कमेटी के, तो उसमें श्रीमती नंदा देवी जी दिखेंगे जो मेंबर है। तो इसलिए बगैर कोई जानकारी पुख्ता हुए ऐसे एक नेशनल टीवी पे बैठ के कुछ भी मत कहिए। ये आधी अधूरी जानकारी कई बार गलत संदेश देती है। तो मेरा सिर्फ निवेदन अपनी छोटी बहन से ये होगा कि थोड़ी जानकारी पहले हम रख लेंगे, तब उस बात को जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। आप एक प्रदेश के ऐसे संगठन के साथी हैं जिन्होंने इस प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए बहुत बलिदान दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी बात को हम कहें तो थोड़ा सोच समझ के कहें, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। ठीक है, हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। मौलाना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूं। ये जो पूरा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की जो बातें चल रही हैं, क्या उसमें किया जा सकता है, किस क्षेत्र में असर पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सिलसिले में वक्फ संपत्तियों के ताल्लुक से जो अमेंडमेंट लाना चाह रही है, संशोधन कर रही है, तो उसका मैं समर्थन करता हूं। और उसकी कई वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जमीन इसलिए वक्फ की थी और ये प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ की थी कि इसके जरिए से गुरबा मसाकीन यानी मुसलमान जो कमजोर तबका से ताल्लुक रखते हैं, गरीब हैं और बेवा, यतीम, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए और मुसलमानों के बच्चों की तालीम तरबियत के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने के लिए, मदरसे कायम करने के लिए, मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह उससे दी जाए, खैर के काम किए जाएं, जन कल्याण, फलाह व बहबूद के काम हों। इस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने जमीनें वक्फ की थी। मगर वक्फ बोर्ड जो है वो इन तमाम चीजों को भूल गया और वो सिर्फ पैसा की कमाई में लग गया है। वक्फ बोर्ड के पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, खाली एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी वक्फ बोर्ड कायम है, उसके चेयरमैन, उसके मेंबरान और वहाँ तैनात जो अधिकारी हैं, ये सब लोग भू माफियाओं से मिल करके साठगांठ करके जमीनों की खरीद फरोख्त करने लगे और जमीनों को बेचने लगे, रुपया पैसा कमाने में लगे और उन्होंने पूरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सिर्फ पैसा की कमाई का एक आमाजगाह बना लिया और जो बुजुर्गों ने जिस नेक नजरिए से, नेक नियत से वक्फ किया था, वो सब भूल गए। बिल्कुल। आज के वक्त में अगर वक्फ बोर्ड में आप जाएं तो बहुत बुरे हालात मिलेंगे। लखनऊ के वक्फ बोर्ड की बात करूं तो वहां पे मसल मशहूर है कि वक्फ बोर्ड के अंदर दरवाजे पे कदम रखते ही ईट पैसा मांगने लगती है। ये वहां पे मसल मशहूर है जी। छोटे छोटे मस्जिदों की कमेटियां बनाने के लिए, दरगाहों की कमेटियां, ईदगाह की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी बनाने के लिए जिसकी कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ जो है वो खैर के काम के लिए, रख रखाव के लिए, उसके लिए भी हजारों रुपये बतौर रिश्वत जो है वो ली जाती है। तो यानी कि आप इसका समर्थन करते हैं? जी, आप इस बिल में जो अमेंडमेंट बिल है उसका समर्थन करते हैं?
हाँ, मैं अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूँ। इसलिए समर्थन करता हूँ कि एक जमीनों की खुर्द-बुर्द पर लगाम लगे, चेयरमैन और मेंबरान और अधिकारियों पे लगाम लगे, और कोई भी जमीन वक्फ की जो है खुर्द-बुर्द न हो, और जो आमदनी हो उस आमदनी से मुसलमानों की फलाह बहबूद और दीन के कौम के काम हो। तो ये तमाम चीजें अगर गवर्नमेंट लाती है तो ये बेहतर होगा, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खैर और फलाह का काम होगा, अच्छा काम, बेहतर काम होगा। बिल्कुल। जय सिंह रावत मैं इसका समर्थन करता हूँ जी। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर जो बातों से समझ में आ रहा है वो वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जो चेयरमैन है, जो वहाँ पे मेंबर्स हैं, जो असल उसका मकसद था उससे भटक चुके हैं, इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है, इसीलिए समर्थन भी किया जा रहा है। देखिए, अभी तक तो बिल लोकसभा या राज्यसभा पेश नहीं हुआ है, लेकिन जो बात आ रही है कि जो वक्फ का जो एक्ट है 1954 का, उसका उसके धारा 9 और 14 में संशोधन किया जा रहा है जी। उसकी धारा 9 तो है सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल का है उसकी है, और धारा 14 है उसकी वक्फ बोर्ड की है। जो वक्फ बोर्ड जो राज्यों में होती है, लगभग 30-32 बोर्ड देश भर में है, बोर्ड है, सेंट्रल तो एक ही है। इनकी बात है। इनमें एक बात ये आ रही है कि साहब स्त्रियां रखी जाएंगी। अरे वो उसकी धारा 14 जो है जी, उसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ, परंतु यह और कि बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य स्त्रियां होंगी। ये तो ऑलरेडी प्रोविजन है। दूसरा, मेरा कहने का मतलब है, मैं मौलाना साहब से बहुत सहमत हूँ, काफी हद तक सहमत हूँ बिल्कुल। उन्होंने, क्योंकि यही काम मैंने एक बार जो बहादुर शाह जफर का वो है ना आपकी गजल की 2 गज जमीन नहीं दफन होने के लिए, इसको मैं स्टोरी बना के मैं कुछ लिखना चाह रहा था, आर्टिकल लिखना चाह रहा था, कई साल पहले की बात। तो फिर मैंने वक्फ बोर्ड के दफ्तर में गया, फिर उन्हें सारे रजिस्टर ढूंढे, तो तब पता चला मुझे कि देहरादून के अधिकांश कब्रगाह कब्जे हो गए हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम उनको कब लोगों ने कब्जा कर दिया है, और दुर्भाग्य से कब्जा करना कौन है? तो सेंट्रल जो काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन करता है? वो सेंट्रल काउंसिल का चेयरमैन तो खैर मिनिस्टर होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के यहाँ होते हैं वो कौन होते हैं? वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं। सरकार वो करती है, जिसकी सरकार आती है उसके अपने पक्ष के लोगों को जो उनकी तारीफ करे उनको वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बना देते हैं। वो जो होता है वो दिख ही रहा है, जाके नहीं यकीन है तो जाके देख लो। लेकिन जो अफवाह है बीच में जो चली रही हैं कि वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार कैसे हो सकते हैं, वक्फ बोर्ड भारत के संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है जी, वो भी इसी के नीचे है। दूसरी, किसी की भी संपत्ति को कैसे कर सकता है कोई कि भाई इसी की संपत्ति, मेरी संपत्ति को कैसे कर सकता है? ये समझना चाहिए कि अभी मौलाना साहब ने बताया और रजिया मैडम ने भी कहा कि ये धर्म के नाम से, अल्लाह के नाम पर भले काम के, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज अल्लाह के नाम समर्पित की जाती है वो वक्फ बोर्ड के पास होती है। और इसमें अभी बात आई कि 8 लाख, उसमें ज्यादातर संपत्तियां कौन है? जो लोग पाकिस्तान चले गए जी, तो उन्होंने कहा भाई कि अब क्या करें, अब यहाँ तो उस संपत्ति को उन्होंने वक्फ को दान कर दिया था, इसलिए भी उनकी है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जी, 8 लाख की बात हो रही है, 8 हो रहा है, इतना हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसका लगभग 1/4 के आसपास तो कब्जा कर रखा है लोगों ने। वहां मॉल बन गए हैं, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, सारी चीजें बन गई हैं। तो सवाल यह है कि वक्फ की जिस अल्लाह के नाम पर लोगों ने जो जमीन दी है, जो प्रॉपर्टी, केवल जमीनें नहीं दी हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं अपना मोबाइल भी दे सकता हूँ, लो साहब ये अल्लाह के नाम पर मैं समर्पित करता हूँ, तो वक्फ बोर्ड को दे सकता हूँ। तो उनका मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस जो भी हो रहा है सरकार के कानून के हिसाब से होता है, सरकार उनको चुनती है। मेंबर जिनकी सरकार आती है, चाहे आज माना कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस अपने कांग्रेसी मुस्लिम भाइयों को उसमें भर देती है। जो बीजेपी के आई वो देखने वो हमारे मित्र सादाब शम्स को उधर बना दिया, और लोग भी हैं।
वो हर सरकार करती है, कांग्रेस भी यही किया, बीजेपी भी वही करती है। लेकिन सवाल ये होता है कि इन लोगों के काम क्या होते हैं, वो तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी करने की छूट हो। अगर आज उसमें हुआ है वक्फ संपत्तियों को खुर्द किया गया तो किसने किया? ठीक है, ये भी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो भी होना चाहिए। लेकिन अभी लेट द बिल कम, वो क्या होता है उसके बाद अभी तक जो लग रहा है इसके गठन का है। धारा 9 और धारा 14 तो गठन किससे संबंधित है? सरकार इनमें शायद कुछ फेरबदल कर रही है। और जहां तक वो सवाल असीमित अधिकार वाला, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। किसी को असीमित अधिकार नहीं होते हैं, किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का भी किसी को अधिकार नहीं होता है। और साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के उसमें कि इनके वक्फ के किसी भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये तो है, रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की भी। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से हमने सभी पक्षों को सुना, खुद शादाब शम्स जो कि चेयरमैन है स्टेट वक्फ बोर्ड के, वो खुद ये कह रहे हैं कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, इसका मिसयूज भी हुआ है जिस पे कंट्रोल लगाने की जरूरत है। तो इसमें फिर विरोध की क्या बात है? विरोध इस बात का नहीं है दिव्या दर्शनी जी कि क्यों चेंज हो रहा है। चेंज तो मैंने कहा वक्त के साथ चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त के साथ हर चीज में चेंज आया है तो उसमें भी आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात इसकी जो माहौल खराब करने की बात आप लोग कर रहे हैं, माहौल बात इस पर यह है कि आप जो कह रहे हैं असीमित शक्तियां, लोगों के मन में भय पैदा करने की बात। मैं परसों गया था, कहीं पहाड़ में गया हुआ था, तो बच्चों के अंदर भी इतना भय भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां लाइन से जा रही हैं, स्कूल की बच्चियां स्कूल की ड्रेस में, और कह रही है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे किससे बचाओ भाई? दरिंदे तो ये बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, अपने से बचाओ, तुमसे बचाओ, किससे बचाओ? आप क्या माहौल कर रहे हैं? जो बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहिए उसके अंदर हीन भावना लाने का काम कर रहे हैं कि हमें मार रहे हैं, हम मरने वाले हैं। किस तरह के आप कर रहे हैं? देश के अंदर इस तरह की नफरत बंद करो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सिर्फ नफरत की राजनीति। पहले कोई धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन जैसे ही आए तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया। मतलब हर चीज में देश खतरे में आ गया। लेकिन आप ही लोगों पर आरोप लगता है एक विशेष समुदाय के पक्ष में चीजें करना, जैसे कि अभी जयसिंह रावत जी ने भी कहा, कोई भी सरकार हो आप लोग अपने व्यक्ति तो बिठाएंगे ही ना वहां पे, अपने मतलब की जो बातें होंगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, कांग्रेस की नीतियां कभी भी देश को तोड़ने की नहीं है, देश को जोड़ने की है, मानव जाति को आपस में जोड़ने की है। हम समानता के भाव से देखते हैं। हम कहते हैं हमारा देश जो है वो एक गुलदस्ते के समान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों रहते हैं, और चारों के अलग अलग काम है। एक दूसरे के बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। हमें सब चाहिए, हमें मुस्लिम भी चाहिए, हमें हिंदू भी चाहिए, हमें सिख भी चाहिए, हमें ईसाई भी चाहिए। हमारा वो देश, हम एकजुटता की बात करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ने की बात करती है। कैसे तोड़ो, कैसे नफरत फैलाओ, इस बिल में दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह रहे, बिल तो देखिए, अब तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते गलत। आप देश में किसी वर्ग के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष आपके सामने बैठा है जो आपको कभी गलत नहीं करने देगा और सही का हमेशा साथ देगा। विपक्ष हमेशा सही का साथ देने के लिए ही होता है, गलत का साथ देने के लिए नहीं होता है। लेकिन मनमानी, एक तरफा तानाशाही, मुझे नहीं लगता वो सब कुछ चल पाएगा। और अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ जरूरत वक्फ बोर्ड इस पे मत आओ, कई चीजों की आवश्यकताएं हैं देश के अंदर। आप अस्पतालों की हालत देखिए, आप अपने कोई ऐसे भी कुछ नियम लाओ कि अस्पताल के अंदर अगर इलाज ना मिले तो ये कार्रवाई की जाएगी। अब मैं कल को ही पहाड़ से कोई व्यक्ति आ रखे थे देहरादून में, दून हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, 1 घंटे तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आया। वहां से अप्रेंटिस वाले बच्चे बैठा रखे हैं। जब मैंने कहा मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूं उनसे, कौन लोग हैं, कह रहे किससे करोगे, तो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं। 1-1.5 घंटे बाद, अरे किसी की जान की फिक्र तो करो। आप वहां थत्यूर से, वहां अस्पताल जो है वो सिर्फ रेफर सेंटर बना के रखे हुए हैं, वहां से आदमी को भेज दिया जाता है रातों रात देहरादून, इस आस में आता कि मैं बच जाऊंगा। और देहरादून जैसी जगह में अस्पतालों की हाल है। शिक्षा व्यवस्था की आप देख लीजिएगा। आप प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नए नियम बना देते हैं। प्राइवेट स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये होगा वो होगा, 25 टीचरों पे 25 बच्चों पे एक टीचर होगा। अब पहाड़ों की हालत देखिए आपने क्या कर रखी है। कई चीजों पे जरूरत है, सिर्फ नफरत वाली चीजों की जरूरत मत देखें। कई चीजों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये भी जरूरी है। और मुझे लगता है अत्यंत आवश्यक है कि आप स्वास्थ्य के प्रति आप लोग सजग हो जाएं कि स्वास्थ्य का लाभ हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। झूठ बोलने से नहीं होता है। क्या करना है आपका आयुष्मान कार्ड का जिसमें डॉक्टर नहीं है,
क्या है, क्या फायदा उसका? बड़े बड़े अस्पतालों का यह हाल है। तो कई चीजों में आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री से, जैसे इधर उधर ढूंढ ढूंढ के मुद्दों को लाते हैं, एक सामने पड़ा हुआ मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा, इस दोनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, मेरे देश के युवा नौजवान, मेरे देश के लोग आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से दर्द से राहत पाएंगे जो पीड़ा उनके मन में है। जो अस्पतालों के अंदर जाने के बाद, जो अस्पताल तो ऐसी जगह है जहाँ भगवान नजर आ जाते हैं, जहाँ प्रभु नजर आ जाते हैं, उस जगह को तो बख्श दो। वहां भी आप लोग पैसे खाने का, बदमाशी करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बड़े भाई जी ने मुझे मेरी जो गलती थी उसको पॉइंट आउट किया। तो मैं, ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैं इसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे से तो गलती हुई, मैंने इसलिए बोला, लेकिन आपके तो पार्टी के मुखिया तक भरे चैनल में, नेशनल चैनल्स में झूठ बोलते हैं। गलती और झूठ में अंतर होता है, और वो झूठ अगर मैं गिनाने लगूंगी तो बहुत किरकिरी हो जाएगी मेरे बड़े भाई जो बैठे हैं यहाँ पे ना। तो यही चीज में अब ये बात, अगर भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है तो हम उत्तराखंडियों से ज्यादा भूमि अधिग्रहण के बारे में कौन जानता है? हमारे तो भू कानून में इस प्रकार से संशोधन हुए हैं कि हमारी जमीन की जमीनें पहाड़ के पहाड़ चले गए। हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा संशोधन किस प्रकार से कर दिया गया, हमारा भू कानून हटा दिया गया, और फिर हमें बेवकूफ बनाने के लिए कई तरह की कमेटियां बनाई गई। आज भी उन कमेटियों पे काम चल रहा है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप इस समुदाय, उस समुदाय, ये समुदाय, अपने छोटे से राज्य के भू कानून की भी बात कर लीजिए। अपने छोटे से कानून, अपने राज्य में जो मूल निवास के लिए लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं उनकी बात कर लीजिए। इनके बारे में कब कानून बनाओगे? यूसीसी आप जबरदस्ती लेके आ गए, यूसीसी की मांग तो किसी ने नहीं की। क्या आपको पता नहीं है कि उत्तराखंड की जनता किन चीजों की मांग कर रही है? आप उन पे बात करिए। तो यही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि गलती और झूठ बोलने में जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर होता है, और किसी को भी पॉइंट आउट करने से पहले अपने झूठों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो जल्दी टेबल होने वाला है, लेकिन उससे पहले कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा, क्या जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात है उस पर चर्चा होगी, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इस नए बिल में यानी कि संशोधित बिल में लाए जाएंगे, ये तमाम चर्चा का विषय है। लेकिन अभी जो बेसिक समझ में आता है वो ये कि यहाँ पर भ्रम की स्थिति जो है वो फैलाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी समय है बिल के टेबल होने में, उसके बाद बाकी की चर्चा की जा सकती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।